देखिए साथियों, उत्तराखंड राज्य में प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो हो रही है उस पर हम चर्चा करेंगे, और न केवल हम इस पर चर्चा करेंगे, इसकी प्रगति पर बात करेंगे, बल्कि इसके साथ साथ कुछ ऐसे मसले हैं जो हमेशा से विमर्श के मुद्दे रहे हैं। भले ही उन पर चर्चा हुई हो या ना हुई हो, लेकिन ये ज्वलंत मुद्दे हैं जो उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली को भी उजागर करता है कि आखिर ये शिक्षा व्यवस्था को लेकर संजीदा है भी कि नहीं, या फिर ये सिर्फ अपनी कुर्सियां तोड़ रहे हैं अपने अपने कार्यालयों में। साथियों, क्यों कह रहे हैं इस पर हम बात करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई उन अभ्यर्थियों को जिनका चयन हुआ है उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ष 2018-19, जिसमें बैकलॉग के भी कुछ पद थे और कुछ सामान्य के भी पद थे। अभी 2 जनपदों द्वारा अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित किया गया है कि हमने रिजल्ट घोषित कर दिया है, जो स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट पर है, uk.schooleducation.uk.gov.in पर है। बागेश्वर एक जनपद है और पिथौरागढ़ दूसरा जनपद है। इन जनपदों ने अपनी काउंसलिंग का कार्यक्रम भी घोषित कर दिया है, और 21 तारीख से 23 तारीख तक बागेश्वर जनपद की काउंसलिंग है, और 21 तारीख को जो काउंसलिंग है वो पिथौरागढ़ जनपद की है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है साथियों कि ये जो वर्ष 2018 की भर्ती है इसके रिजल्ट आने शुरू हो गए। आपको याद होगा ये भर्ती वर्ष 2018 के अंत में आई थी, और फिर 2019 में भी इसके आवेदन खुले थे, और तब से लेके आज तक तकरीबन 3 वर्ष होने को है इस भर्ती को आए हुए, और अब जाकर ये भर्ती का रिजल्ट आउट हो रहा है। सवाल ये है साथियों कि आखिर ये कैसे हुआ। साथियों, इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस भर्ती के जितने भी अभ्यर्थियों का चयन होना था वो आज नहीं बल्कि आज से 1 साल पहले हो जाना चाहिए था, जब कोर्ट द्वारा पिछले साल अक्टूबर माह में भर्ती से स्टे हटा दिया गया था, तो उसके बाद इनका चयन हो जाना था। साथियों, इनको बलि का बकरा बनाया गया। आप जानकर हैरान होंगे कि इनके भर्ती में उसके बाद कोई भी मसला नहीं था, और एक कैलेंडर भी जारी किया गया था जिसके मुताबिक 2018 की भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को 2021 के फरवरी महीने में ज्वाइनिंग मिल जानी थी, इनकी काउंसलिंग हो जानी थी। तो आखिर ये 8 महीने जो हो रहे हैं, 6 से 8 महीने हो रहे हैं, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? उसका एक ही सवाल है, वो है शिक्षा निदेशालय देहरादून। साथियों, इसकी कार्यप्रणाली हमेशा से विवादों और शक के घेरे में रही है। यहाँ पर मात्र राजनीतिक वर्चस्व के सहारे आपका कार्य हो सकता है, यानी एक पत्ता हिल सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। तो आप इस भर्ती का एग्जाम्पल ले लीजिए, जिस भर्ती ने आज से साल भर पहले हो जाना था, चलो मानिए आज से 6 महीने पहले ही फरवरी में कैलेंडर के मुताबिक हो जाना था, वो आखिर अटकी क्यों? इसमें बहाना बनाया जा रहा था, जो निदेशालय के द्वारा, निदेशक के द्वारा जनपदों को बताया जा रहा है कि इस भर्ती का रिजल्ट आउट न करें अगर इसमें NIS वाले हैं। अब सवाल ये है कि विभाग खुद मान रहा है कि इस भर्ती में तो NIS का रोल ही नहीं था, वो तो वर्ष 2020 की भर्ती में उसका रोल था, क्योंकि NIS के जो रिजल्ट थे वो तो मई में आए थे, वर्ष 2019 के मई में आए। तो आखिर आपके पास सब चीज़ पूरा है, फरवरी माह में काउंसलिंग की जानी थी, तो आखिर इतना लेट क्यों? साथियों, ये इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि 2018 की भर्ती यदि समय से पूरी हो जाती तो अब केवल 2020 की भर्ती का कार्य चलना था। 2018 की भर्ती का कार्य अब इन्होंने स्टार्ट किया है रिजल्ट डालने का, और ये समय लेगा, कुछ समय इसमें लगेगा, तकरीबन ये महीना इसमें चले गया है। इसके बाद 2020 की भर्ती पर कार्य प्रारंभ होगा और यह कार्य चलता जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा, कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई, तो अक्टूबर माह में 2020 की भर्ती पूरी हो जाएगी। तो ये बड़ी समझने की बात है। तो वर्ष 2018 की जो भर्ती है उसके अभ्यर्थियों को, जो चयनित अभ्यर्थी, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका चयन हुआ है। भले ही आपके साथ अन्याय हुआ है और शिक्षा निदेशालय के द्वारा आपके साथ एक प्रकार से कुठाराघात किया गया है कि आपके 6 महीने का जो प्रीशियस टाइम था, जब आप कुछ कर सकते थे, जब आपका रोजगार मिल सकता था, जब आपकी आजीविका चल सकती थी, उसको उन्होंने हरने का काम किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात साथियों, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपद द्वारा 2018 की वैकेंसी का रिजल्ट निकालने की बात की गई है। 2018 का जो बैकलॉग का रिजल्ट है बागेश्वर का, वो तो schooleducation.uk.gov.in की वेबसाइट पे, यानी निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड हो गया, लेकिन पिथौरागढ़ का अभी अपलोड नहीं हुआ है। तो ऐसे ऐसे करके अन्य जनपद भी निकालेंगे, तो इस महीने वर्ष 2018 की भर्ती पूरी हो जाएगी। तो ये उनके सब्र का फल उन्हें मिल जाएगा। ठीक है साथियों,
इसका तात्पर्य यह हुआ कि 2018 की भर्ती जो हम अपने वीडियोज में आपको बता रहे थे और आज से 6 महीने पहले से भी आपको बता रहे थे कि 2018 की भर्ती का निपटना कितना जरूरी है और पहले उसी भर्ती को कराया जाएगा, तो आखिर वो ही चल रहा है। साथियों फिर 2020 की भर्ती होगी। अब साथियों 2020 की भर्ती में आप जानते हैं वर्तमान में जो केसेज हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण केस जो हमेशा से विमर्श का मसला रहा है, जो हमेशा एक चुनौती रहा है, वो है अनुपंत वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। 22 सितंबर को उसकी फिर सुनवाई है, कोर्ट में सुनवाई है। शिक्षा सचिव को बुलाया गया है, तलब किया गया है, वार्ता के लिए बुलाया गया है, वो जुड़ेंगे। उसमें क्या निकल के आता है उसके बाद भी इस भर्ती का भविष्य तय होगा। यानी कुल मिलाकर वर्ष 2020 की जो भर्ती है, यदि 22 तारीख के सुनवाई में CTT 2021 जनवरी के अभ्यर्थियों को मौका दिया जाता है तो ये भर्ती लेट होगी, तब ये इसमें 1 महीना एक्स्ट्रा लग सकता है, आवेदन खुलेंगे, दोबारा मौका दिया जाएगा। लेकिन यदि 22 तारीख की भर्ती में शिक्षा विभाग इससे अच्छी दलील रख के सफल रहा कि CTT जनवरी 2021 के अभ्यर्थियों को नहीं लिया जा सकता, उसके पीछे कारण भी है, तो फिर उसके बाद ये भर्ती, ये अक्टूबर माह में ये भर्ती भी पूरी हो जाएगी। 2020 वाली जो भर्ती आई थी 2287 पदों पर। तो साथियों ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है, इसमें इस केस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो कुल मिलाकर 2020 की जो भर्ती है उसका भविष्य टिका हुआ है अनुपंत वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। 1 तारीख की सुनवाई में जो निकला था कि अनुपंत वर्सेस स्टेट ऑफ के मामले को जो डबल बेंच में था उस मामले को यह बताया गया था कि ये सर्विस मैटर है और इस पर ये कैसे पड़ गया, तो ये सामान्य याचिका में तब्दील किया जाए। तो इसमें क्या क्या घटनाक्रम हुई ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। बहरहाल ये अभी भी PIL के रूप में दायर की जा रही है, पड़ी हुई है। ये सामान्य याचिका हुई या नहीं इसकी इन्फॉर्मेशन हमें भी पूरी नहीं है। तो CTT 2021 के अभ्यर्थियों के लिए अभी भी 50-50 वाला मामला है, उनके भी मैसेजेस आते रहते हैं। अब साथियों एक सवाल निकल के आ रहा है कि बागेश्वर जनपद का रिजल्ट पहुंचा ही था, तो उस पर अभ्यर्थियों के द्वारा विभिन्न सवाल किए गए कि आखिर इसमें जो B.Ed वाला अभ्यर्थी है या कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका TET पहले का हुआ है और TET पहले का हुआ है, DLED बाद में हुआ है। तो साथियों इसमें आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी कि यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा B.Ed किया गया है, पहले B.Ed प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है और उसके आधार पर उस अभ्यर्थी ने TET उत्तीर्ण कर लिया है, शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, चाहे CTET हो चाहे UTET हो, और उसके बाद वो अभ्यर्थी DLED करता है, BTC DLED करता है, तो उसका TET वैलिड माना जाएगा। उसके पीछे आप आधार भी समझ सकते हैं, विभाग ने भी यही किया है। और उसके पीछे आधार ये है कि क्योंकि UTET करने के लिए आपके पास अर्हता होनी चाहिए, तो जो अर्हता आपके पास थी वो B.Ed थी, उसके आधार पे आपने कर लिया। अब आपने DLED कर लिया, यानी आपने अपनी क्वालिफिकेशंस को क्या किया, अपनी डिग्रीज को बढ़ाया है, तो उसमें कोई इतना चैलेंजिंग सिचुएशन नहीं है और उस पर सवाल विभाग से पूछा जा सकता है, वो स्पष्टीकरण देगा। लेकिन इसमें लिए गए हैं अभ्यर्थी, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं। तो लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ें हैं। यदि विभाग के सामने TET उत्तीर्ण अभ्यर्थी कुछ आंखों में धूल झोंकता है, जैसे उसका B.Ed नहीं है या उसने B.Ed अधूरा छोड़ दिया। एक सवाल ये भी निकल के आया था कि सर एक अभ्यर्थी द्वारा B.Ed फर्स्ट ईयर किया गया है, मेरे द्वारा B.Ed फर्स्ट ईयर किया गया, एक सवाल था। तो B.Ed फर्स्ट ईयर करने के बाद मैंने टेट के लिए मैं एलिजिबल हो गया अपेयरिंग में, और मैंने B.Ed बीच में छोड़ दिया, तो क्या मेरा टेट वैलिड माना जाएगा? ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, ये विभाग ही इसको स्पष्ट कर पाएगा। लेकिन इसमें जो चांसेस दिखते हैं, क्योंकि आपके पास B.Ed अर्हता है नहीं, तो आपका टेट इनवैलिड हो जाएगा। तो इस प्रकार ये चीज़ें भी इसमें देखनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर इसमें यह है कि अगर आपने B.Ed के बेस पे टेट किया है, बशर्ते एक शर्त है कि जब B.Ed के बेस पे आपने किया है तो उस वक्त B.Ed एक विकल्प के रूप में होना चाहिए था CTET के लिए या UTET के लिए, क्योंकि आप जानते हैं बीच में B.Ed के लिए मना कर दिया गया था, CTET फर्स्ट और UTET फर्स्ट। तो ये आपको देखना पड़ेगा। आपने अगर सही तरीके से किया है तो वैलिड होगा, अगर उस वक्त विकल्प नहीं था फिर भी आपने B.Ed से किया तो वो अवैध कहलाएगा। इस पर विभाग ने भी स्पष्ट रूप कर दिया है। तो कुल मिलाकर साथियों भर्ती में जो आज की स्थिति है, 18 के अभ्यर्थियों के लिए तो चयन के जो परिणाम है वो खुलने लग गए हैं। और एक बड़ा मसला इसमें ये निकल के आ रहा है कि हम बार बार कह रहे हैं कि एक शिक्षा विभाग की जो स्थिति है, वो जो उनकी कार्यशैली है,
वो एक तरीके से किस प्रकार की कार्यशैली आप समझ सकते हैं, क्योंकि जिस भर्ती को एक जगह पर बुलाकर पूरा किया जाना था उस भर्ती को ये प्रत्येक जनपद में करवा रहे हैं, और जबकि कह रहे हैं कि आप प्रत्येक जनपद में आवेदन भी कीजिए। पहले तो ऐसे नहीं होना चाहिए था। एक जगह पर शिक्षा निदेशालय में या SCRT में आपके तमाम संस्थान है वहाँ पर आवेदन मंगवाए जाने थे, और उन आवेदनों को मंगवाने के बाद वहीं पर लिस्ट बननी थी और वहीं से काउंसलिंग की जानी थी। सबसे बेहतर तरीका ये था। फिर जिस जनपद में जितनी सीटें खाली है उस जनपद के हिसाब से अभ्यर्थियों को मेरिट के हिसाब से, काउंसलिंग के हिसाब से जनपदों में भेजना था। अब इन्होंने क्या किया कि प्रत्येक जनपद में आवेदन खोल दिए, प्रत्येक कुछ जनपदों को छोड़ के, शहरी जनपदों को छोड़ के बाकी सभी जनपदों में आवेदन खोल दिए, और आवेदन खोलने के बाद भी यह कह दिया कि सभी जनपदों में आवेदन कर सकते हैं। तो फिर उसका फ़ायदा क्या? एक अभ्यर्थी अगर 8-9 आवेदन पत्र भर रहा है तो उसका खर्चा कितना होगा, ये भी सवाल बनता है। अगर आप एक जगह पे बुलाते तो उसका खर्चा भी बचता, विभाग का समय भी बचता, जल्दी से शिक्षक भी मिल पाते। तो सवाल ये है कि आखिर ये करना क्या चाहते हैं और कहना क्या चाहते हैं, इनके कहनी और करनी में अंतर है ना। तो आप ये समझिएगा कि जो शिक्षा निदेशालय है, मुख्य रूप से शिक्षा निदेशालय, क्योंकि आप निदेशालय को इसलिए शक के दायरे में ले रहे हैं, इनमें कार्यशैली पे सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि वही है मॉडरेटर। शासन और जिले के बीच में वही मॉडरेटर का कार्य कर रहा है और वही अहम कड़ी है, वहाँ पर अहम भूमिका निभा रहा है। शासन से भी उसने बातचीत करनी है और जिलों को उसने बातचीत करनी है। तो जो उसका रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर वो वहाँ पर कुछ गड़बड़ी करता है तो उसका प्रभाव पूरे सिस्टम पर पड़ेगा, ये भी बड़े देखने वाली बात होगी। तो साथियों, कुल मिलाकर 2018 की जो भर्ती है वो लगभग होने ही वाली है, इस महीने हो जाएगी, उसके रिजल्ट जारी हो जाएंगे, काउंसलिंग भी हो जाएगी। फिर उसके बाद वेटिंग की यदि स्थिति बनी तो वेटिंग भी निकलेगी, और फिर उसके बाद 2020 की भर्ती पर कार्य होगा। तो कुल मिलाकर स्थिति है। और ये जो भर्तियां हैं ये सब इतना डिले होने के लिए, इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ है तो शिक्षा विभाग की कार्यशैली और उसकी जो डिसीजन मेकिंग में जो अनिश्चितता है, अस्पष्टता है, वो एक बड़ा कारण है साथियों। यदि आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप